इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 और 16 सितंबर 2025 को पूसा नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया गया। इसमें रबी 2025-26 की बुआई सीजन से संबंधित तैयारियां, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक रेडियो रिपोर्ट। दिनांक 15 और 16 सितंबर 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के डॉक्टर सी सुब्रमण्यम सभागार में किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में कहा, सर, तो यही हम बात कर रहे थे कि जो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल जो हमारी खत्म हो रही है और 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल में 2 चीजें निर्धारित होती हैं। एक तो क्या डेवोल्यूशन होगा राज्यों को, वो वित्त आयोग करता है, लेकिन साथ साथ जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस हिसाब से हर स्कीम को नई नजर से देखा जाता है और उसका नए सिरे से कैबिनेट से अप्रूवल या जो भी व्यवस्था की जाती है। तो उसको करने से पहले ये आवश्यक समझा गया कि हम राज्यों से जो एक फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है, उसमें आवश्यकता कि जितने फील्ड लेवल के लोग हैं यहाँ, उनसे हम उसके बारे में और गहनता से चर्चा करें। और जितनी भी हमने जो समूह बनाए, ये सोच के बनाए हैं कि एक तो उस नीतिगत परिवर्तन अगर आपको कुछ लगता है क्या आवश्यक है कि नहीं है। दूसरा इश्यू है कि दिस कंट्री इज वेरी वेरी डाइवर्स, ये बहुत विविधता वाला देश है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम एक गाइडलाइन से क्या पूरे देश की विविधता को हम उसमें समाविष्ट करके क्या हम चला सकते? नहीं चला सकते। तो हमें हर जगह की विविधता के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि किसी स्कीम में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनबिल्ट करनी है, कैसे है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। कई बार होता है कि योजनाओं के स्वीकृतियों में एक व्यवस्था बनाइए, उसमें कोई कठिनाई है, उसमें हमको दिक्कत हो रही है कि इतने ज्यादा लेवल्स हैं कि इसको कम करने की जरूरत है, तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन हमको ये इंश्योर करना है कि हम उसको सीमलेसली कैसे करें, क्योंकि 90-95% लोग तो चाहते होंगे कि ये हो, 5-7% लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं चाहता। तो वो ये कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ उसमें निकाल के कमियां कि साहब इससे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, उससे उसको रोकना चाहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसान को ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि एक सीड जा रहा है वो सही सीड है कि नहीं, वो सर्टिफाइड है कि नहीं, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे क्वालिटी पहुंच रही है। या कोई पेस्टिसाइड जा रहा है वो नकली है असली है, अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो हाउ विल वी इंश्योर दैट द फार्मर गेट्स द राइट पेस्टिसाइड। सो द होल इश्यू इज कि ट्रेसेबिलिटी होना है, तो ट्रेसेबिलिटी होने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी होगी जो हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सारे जो समूह बने हैं, जो सारे डिस्कशन है, वो इसीलिए है कि आप अपना फीडबैक हमको दें कि इस चीज को कैसे सुधारा जाए, इंप्लीमेंटेशन में क्या सुधार हो
नंबर 2 पॉलिसी में क्या सुधार हो जिससे कि वो ज्यादा फायदेमंद हो सके। कोई नई चीज आई है जो हमारी पॉलिसी में नहीं है, जैसे कई स्थानों पे बात आ रही है कि जो आपके ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम्स है वो हमारे स्कीम में कहीं भी नहीं है, जो कि इसको आना चाहिए। बात हो रही तो कैसे आए। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा, मकसद पहला यह है कि डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। हम डिस्कवरी आइसोलेशन में करते हैं, डिलीवरी आइसोलेशन में करते हैं, और एक डिस्कनेक्ट है। वो पूरा कनेक्टेड होना चाहिए कि डिस्कवरी से डिलीवरी। और मुझे लगता है कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक देश, एक कृषि और एक टीम का जो विजन है वो लाया गया। हम फार्मिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव में सारी चीजों को कैसे इकट्ठा लाएं और कैसे हमारी स्कीम्स में उसको ऐसा समावेशित करें ताकि उनका कन्वर्जेंस बेटर हो, तो वो भी एक विषय है। एक है सॉइल हेल्थ। हम लोग बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, लेकिन बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी भी सॉइल हेल्थ का डिटेरियोरेशन हो रहा है, और उसको ठीक करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें सिर्फ फर्टिलाइजर अकेला दोषी नहीं है, या फर्टिलाइजर अकेले से काम नहीं चलेगा। हम कैसे इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं खेतों को जुताइयां करने में, उनका भी सॉइल हेल्थ पे इफेक्ट है। हम क्रॉपिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट है। हमारा फार्मिंग सिस्टम क्या है उसका भी इफेक्ट है। तो मुझे लगता है सॉइल हेल्थ के ऊपर काफी मंथन करने की जरूरत है, और वो हमारा फाउंडेशन है। क्योंकि वन हेल्थ की बात करते हैं हम, उसके लिए हम लोग एक काम शुरू किए हैं और उस पर रूपरेखा बना रहे हैं। कंसल्टेशन वर्कशॉप कई सारे हो रहे हैं। भारत सॉइल हेल्थ पॉलिसी, और सिर्फ पॉलिसी नहीं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करें उसकी भी रूपरेखा बनने लग रही है। तो मुझे लगता है क्लाइमेट एक्शन पे भी हमें काफी कुछ सुदृढ़ कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। और दूसरे जो चीजें हैं जिसमें अभी थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाला है आग लगना पराली पे, सब लोगों को मिलकर मंथन उस पर भी करना है। तो क्योंकि रबी कॉन्फ्रेंस है और रबी में हम जाने वाले हैं, उसी समय समस्या है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जो अलग अलग ब्रेकआउट ग्रुप्स हैं उसमें आपके जो भी व्यावहारिक सुझाव हैं कि उसमें क्या किया जाए। मुझे लगता है कि हमारी समस्या है कि हम सिल्वर बुलेट लेके जाते हैं कि मेरे वाली टेक्नोलॉजी रामबाण है, ऐसा है नहीं। सभी चीजों का स्कोप है, कौन सी चीज कहाँ सही है वो हमें डिफाइन करने की जरूरत है। इस अवसर पर श्री किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री राजस्थान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जो वैज्ञानिक आए, ICR के एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी टीम बैठेगी और समग्र रूप से चिंतन करेगी कि देश में किसानों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, मौसम की मार हो, चाहे किसी फर्टिलाइजर्स के कारण भूमि की उर्वरकता पर असर पड़ रहा हो, जितनी भी एडवर्स परिस्थिति है उसमें किसान को आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत रखा जा सके और ज्यादा से ज्यादा बार उत्पादन हम देश को दे सकें। देश का किसान दया का पात्र है, और किसान को चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे खाद के लिए, चाहे बीज के लिए, चाहे फसल के लिए, चाहे यंत्रों के लिए, तो उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब की बार 20 दिन का आयोजन हमारी राज्य सरकार ने किया था, जिसमें हम इस बात में सफल हुए कि खाद भी नकली बनता है जो कोई सपने में सोचा नहीं करते थे, बीज भी घटिया बनता है जो कभी सपने में नहीं सोचते थे, और पेस्टिसाइड भी नकली बनता है जो कभी सोच नहीं सकते थे। हमें ये समझने के लिए आए हैं कि हम अच्छा से अच्छा विषम परिस्थितियों में किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसे माफिया विकसित हो गए जो फसल बीमा में भी हैं, जो पेस्टिसाइड में भी, जो सीड में भी, जो फर्टिलाइजर में। तो उन माफियाओं से पीछा छुड़ाकर उत्तम क्वालिटी का खाद दिलाना, बीज दिलाना, पेस्टिसाइड दिलाना, किसानों को मिलने वाली केंद्र राज्य की जो भी सब्सिडी है वो किसान तक सही समय पर पहुंचा देना, ये चुनौती भरा हुआ है। इसलिए आप देश का किसान कैसे आगे बढ़े और राज्यों व केंद्र की जो योजनाएं उनको हम प्रभावी ढंग से कैसे लागू करें, उस दृष्टि से आप चिंतन करो। चाहे डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे सीड का हो, चाहे इनपुट का हो, चाहे
कोई क्लाइमेट से जुड़ा हुआ मामला हो, और यहाँ जो आईसीआर में जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं उनकी विद्वत्ता का लाभ हमें मिलेगा, और हम भी यहाँ कुछ सीख के जाएंगे तो हम अपने अपने राज्यों में बेहतर करने में सफल रहेंगे। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमने किया था खरीफ में, वो हमारे प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। कुछ चीजें देश भर से आई थी, उसमें एक चीज आई थी नकली पेस्टिसाइड, अमानक बीज, नकली खाद। अब उत्पादन बढ़ाना तो ये बुनियादी शर्त है। बेहतर बीज चाहिए, बीज कोई कहीं से टिपा ना दे, बीज आ कहां से रहा उसका सोर्स पता, ट्रेसेबिलिटी चाहिए। उत्तम प्रकार के बीज, उसकी व्यवस्था, खाद पहुंचे और समय पर पहुंचे। खाद की उपलब्धता एक विषय है, लेकिन खाद का वितरण दूसरा विषय है। वितरण की व्यवस्था में कहां खामी है? ऐसा तो नहीं कुछ को कम मिल रहा हो, कुछ को ज्यादा मिल रहा हो, कहीं ना कहीं वितरण में दिक्कत है, और वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर लेट हो गए खाद में भी तो उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इस चुनौती का भी, समस्या का भी समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि ये किसी भी फसल के लिए, खरीफ की हो चाहे रबी की हो, प्राइमरी शर्त है। अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाइयां, पेस्टिसाइड्स। मुझे लगता है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देंगे। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड का कोई उपयोग नहीं करता, कोने कुचारे में पड़े रहते हैं। कि हम रबी के अभियान के अंतर्गत ये चेतना विकसित करने का काम कर सकते हैं कि संतुलित खाद का उपयोग करना है तो पता तो चले कि माटी में है कौन से तत्व। अभी हमारा काम है कि कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बेहतर उपयोग करके संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए। बोनी की सही पद्धति, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, क्यों ज्यादा बीज डालें, मैकेनाइजेशन कैसे बेहतर होगा। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, यहां से मैकेनाइजेशन की योजना है, ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए भी प्रावधान है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के लिए भी प्रावधान है। तो हमको इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, मुझे लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दलहन मिशन की बात हो रही है, दलहन का रकबा बढ़ाना है, प्रोटीन की हमें जरूरत है। बड़ा हिस्सा शाकाहारी है जो दालों से प्रोटीन प्राप्त करता है, हम आयात कर रहे हैं, एलओपीज भी आ रहा है, बाकी दालें भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे हो। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी कोई दलहन का इलाका कम हो गया है, अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1, 2, 3, 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग का? अगर तिलहन का, ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा ना। प्राकृतिक खेती का मिशन हमारा, अब प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसकी तैयारी, बीजामृत, घन जीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश देके गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचिए, एक टीम वहां कैसे बन सकती है। तो एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए। इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, कुछ चीजें ढंग से प्लान करनी पड़ेगी। अब बाढ़ के कारण नई परिस्थितियां पैदा हुई कई जगह। अभी हमको 2 तरह की प्लानिंग करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां फसल बीमा योजना है वहां फसल बीमा योजना का सही लाभ कैसे मिले, लेकिन जमीनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, फसल बीमा योजना का लाभ। नंबर 2, वहां अर्ली स्वेइंग हो सकती है, क्या फसल डूब गई, पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर अर्ली स्वेइंग की जरूरत हो
तो बीज की उपलब्धता, कौन सी फसल, उसके बारे में हमको किसानों को गाइड भी करना पड़ेगा या उनकी सुन के उनको साथ देना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी बनाइए। विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर हम प्रारंभ करने वाले, हम मतलब मैं और आप, केंद्र और राज्य मिलकर। आप सहमत है ना? क्योंकि जब हम जाते हैं किसानों के बीच, वैज्ञानिक जाए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अमला जाए, प्रगतिशील किसान जाए, तो चीजें निकल के आती है। अब पिछले विकसित कृषि संकल्प अभियान में 500 चीजें निकल के सामने आई जिस पर नए ढंग से रिसर्च की, शोध की जरूरत है। और हमने तय किया है कि अब रिसर्च और शोध होगा तो किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए होगा, केवल पेपर प्रकाशित करने के लिए रिसर्च नहीं होगा। मुझे लगता है कि लैब टू लैंड जोड़नी चाहिए, और जोड़ने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही करना चाहिए, आपके एक्सटेंशन के अमले को करना चाहिए, ताकि पूरा लाभ हमारे किसान को मिल सके। अभी जो जीएसटी की दरें कम हुई है, 18% से लेके मशीनों पे तो 5% हो गई है, वो किसान के लिए सौगात भी है, वरदान भी है। लेकिन रियल टाइम में किसानों को लाभ मिल जाए उसका, किस ट्रैक्टर पे कितने पैसे कम, किस मशीन पे कितने पैसे कम, वो लाभ रियल टाइम में जनता को मिल जाए, इसकी कोशिश भी राज्यों को करनी पड़ेगी। मैं यहां भी कह रहा हूं कि हमको भी मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, कृषि विज्ञान केंद्र, जितने तरीके से किस चीज पर कितने रेट कम हुए, इसलिए ऊपर ऊपर काम नहीं करेंगे, जमीन पे नीचे पूरी प्रामाणिकता से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किसानों की टीम के रूप में हम साथ काम करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरा सपना है। इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। स्वर प्रतिमा शर्मा, सहयोग विशाल कुमार, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 पर आयोजित रेडियो रिपोर्ट। और चलिए अब कृषि चर्चा के अंतर्गत बात करते हैं दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण पर। किसान भैया, जब हम फसलों का उत्पादन लेते हैं तो यही चाहते हैं कि उत्पादन भरपूर मिले। अब उत्पादन भरपूर लेने के लिए जरूरी होता है कि हम रोगों का, कीटों का नियंत्रण करें ताकि फसल को नुकसान ना हो। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण कैसे करें। दलहनी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन सबसे प्रभावी तरीका है, ऐसा हमारे विशेषज्ञ कहते हैं। इसमें जैविक, रासायनिक, यांत्रिक विधियों को समन्वय करके कीट नियंत्रण किया जाता है। मोयल, जैसिड, तना मक्खी, फली छेदक ऐसे मुख्य कीट हैं जो दलहनी फसलों में लगते हैं। मोयल कीट की यदि हम बात करें तो ये नरम भागों से रस चूसकर हानि पहुंचाता है, और इसके लिए डाइमेथोएट, इमिडाक्लोप्रिड, ये जो भी दवा आप ले रहे हैं उसको पानी में घोलकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 15-20 दिन फिर से आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपको दलहनी फसलों में जो पत्ते हैं वो झुलसे हुए दिखाई देते हैं तो समझिए कि जैसिड कीट का हमला हुआ है। यहाँ भी आपको दवा का छिड़काव करना होगा। सफेद मक्खी, ये कीट जो है ये पौधे को 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो ये प्रत्यक्ष तरीके से रस चूस लेता है और इस प्रकार पौधों को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। और अप्रत्यक्ष तरीके से जो कीट है वो अपने मुख से रोगग्रस्त पौधों से स्वस्थ पौधों में पहुंच जाता है और फिर उनको नुकसान पहुंचाता है। किसान भैया, जैसा हमने पहले भी कहे कि एकीकृत कीट प्रबंधन सबसे अच्छा तरीका है। ये ऐसा कीट प्रबंधन है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, या फिर होता भी है तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दलहनी फसलों में जैविक नियंत्रण के लिए नीम का तेल है, जैविक कीटनाशक है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। माहो जैसे कीटों के लिए रासायनिक छिड़काव आपको करना होगा। यदि आप फसल की कटाई के बाद रोगी पौधों और जो अवशेष हैं उनको नष्ट कर देंगे तो कीट व्याधि से नुकसान नहीं होगा। किसान भैया, दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए बेहतर होगा कि फसल चक्र अपनाएं, जैविक नियंत्रण करें, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। और हमारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि छोटी छोटी इल्लियों के नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम नीम की हरी पत्तियों पर 5 किलोग्राम सूखी नींबोली को मिला लें और फिर इसके 100 लीटर पानी में घोल लें। साथ ही इसमें 5 लीटर गौमूत्र और देशी गाय का 1 किलो गोबर मिला दें। फिर इसे लकड़ी से अच्छी तरह से मिला दें और ढांक करके रख दें।
कम से कम 48 घंटे के बाद कपड़े से छानकर छिड़काव करें और ये जो मात्रा है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगी। बड़ी इल्लियों की बात यदि हम करें, सुंडियों के नियंत्रण के लिए यदि हम बात करें तो 10 लीटर गौमूत्र में 3 किलोग्राम नीम की पत्ती, 2 किलोग्राम करंज की पत्ती और 2 किलोग्राम सीताफल की पत्ती, इससे आपको सफेद धतूरे के जो पत्ते हैं वो भी इसमें मिलाना होगा और साथ ही फिर पानी में इसको घोल लें। धतूरे के पत्ते जब आप मिलाएं ना तो ध्यान रखें उसको पीस करके मिलाएं, फिर इसे ढक करके उबाल लें और 3-4 उबाल इसको आने दें और वही 48 घंटे के लिए रख दें। 3-4 उबाल आने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको कपड़े से छान लें और 2 से 2.5 लीटर घोल को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार आप हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, इन सबको आप नीम के पत्ते के साथ मिलाकर पीस कर छिड़काव कर सकते हैं। तो यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं और साथ ही आपको उत्पादन भी भरपूर मिलेगा। साथियों, बात चल रही है कीट नियंत्रण की, तो इस समय जो धान की फसल है उसमें भी रोग का नियंत्रण आपको करना होगा और फफूंदनाशक का उपयोग करना होगा ताकि हमारी धान की फसल भी अच्छी रहे। धान की फसल में रस चूसक कीट, फुदका, माही, पत्ती लपेटक, इनका प्रकोप देखा जा रहा है और इन कीटों की आर्थिक क्षति यदि ज्यादा होती है तो कीटनाशकों का उपयोग करना हमको जरूरी हो जाएगा। साथ ही अनुशंसित फफूंदनाशक का उपयोग भी आप कर सकते हैं और एक बार में एक कीटनाशक या फफूंदनाशक का ही छिड़काव करें, यानी ऐसा ना हो कि एक बार एक कीटनाशक छिड़क दिए, फिर 4 दिन बाद दूसरा छिड़क दिए, एक फफूंदनाशक छिड़क दिए, फिर दूसरा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो तना छेदक है इसे 10% जो वानस्पतिक इसकी अवस्था है, 2% पुष्पी अवस्था और भूरा पृष्ठ फुदका 1 हॉपर प्रति लीटर इसको लेकर के आपको 10 प्रति लीटर में छिड़कना है और इससे आपको जो प्रौढ़ है वो भी कीट इसके नियंत्रित हो जाएंगे। तना छेदक की यदि हम बात करें तो धान में तना छेदक का प्रकोप भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमारे विशेषज्ञों की सलाह है कि क्लोरेंट निलिप्रोल इसको आप छिड़काव कर सकते हैं और बेहतर होगा कि जैविक उपयोग यदि आप करते हैं, जैविक कीटनाशक बना करके छिड़काव करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। जीवाणु पत्ती झुलसा ये रोग भी धान में देखा जा रहा है और इस रोग में पीले या पुआल रंग के लहरदार पत्ती के एक या दोनों किनारों के सिरे से आरंभ होकर ये नीचे की ओर बढ़ता है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी फफूंदनाशक दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं या अपने विशेषज्ञों से एक बार सलाह ले लें और छिड़काव करें। यूरिया का उपयोग यदि आपको करना है तो 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें और धान की जो फसल अवस्था है उसमें 40 से 45 दिन होने पर नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर मात्रा को 125 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लें। और जहां तक संभव हो किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञों की ये सलाह है कि नैनो यूरिया के साथ किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी हमारी बातें खेती किसानी की। अब हम आपको बताते हैं कि आज के बाजार भाव क्या रहे। किसान भाइयों, कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार रहे। सोयाबीन न्यूनतम 4,000 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 4,351 रूपये। चना न्यूनतम 5,050 रूपये, अधिकतम 5,200 रूपये। मक्का न्यूनतम 1,976 रूपये और अधिकतम 2,090 रूपये। गेहूं 2,491 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,675 रूपये। सरसों न्यूनतम 6,101 रूपये, अधिकतम 6,500 रूपये। मूंग 5,501 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 7,300 रूपये। उड़द 5,501 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 5,251 रूपये। गुल्ली 3,500 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 4,000 रूपये। और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। कल शाम 7:21 पर फिर हाजिर होंगे नई चर्चा नई जानकारी के साथ, जिसमें सामयिक कृषि चर्चा का विषय होगा सफेद मूसली एक औषधीय फसल
और आपकी बात के विषय में जानेंगे हम ये पितृपक्ष में पुरखों को श्रद्धांजलि के बारे में। श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा खेती किसानी के अंतर्गत कुछ हमारे विशेषज्ञों की सलाह, भेंट वार्ता भी सुनवाएंगे, मौसम का हाल और बाजार भाव भी बताएंगे। इसी के साथ संपन्न होता है आज का कार्यक्रम। दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान।